रचना उस दिन सुबह से ही काम में व्यस्त थी। घर की सारी जिम्मेदारी संभालते संभालते वह जैसे बूढ़ी हो गई थी। काम निपटाकर वह मशीन पर बैठी थी कि तभी फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर देखा तो नंबर अनजान था। उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी ओर सुरीली आवाज़ सुनाई दी। हेलो रचना। हाँ, मैं रचना ही बोल रही हूँ। पहचाना? आवाज़ तो जानी पहचानी लग रही है, पर पहचान नहीं पा रही हूँ। अरे, मैं अमिता बोल रही हूँ, तुम्हारी खास फ्रेंड। अब पहचाना? अमो, तुम! इतने सालों बाद। रचना की आंखें छलक आई। तुम्हें मेरी याद आई? तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, तुम तो मेरे दिल में हो। ऐसा एक भी दिन नहीं गया जिस दिन तुम्हें याद न किया हो। सुन, हम जल्दी ही मिलने वाले हैं। एक खुशखबरी देने के लिए तुम्हें फ़ोन किया था। अपने कॉलेज में रीयूनियन है। अपने बैच के सभी लड़कों लड़कियों को मिलना है। तुम आओगी ना? देखती हूँ, घर में मम्मी जी से पूछकर शाम को तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, आने की कोशिश करना। चलो, फ़ोन करना भूलना मत। रचना मशीन की सुई में धागा डालते डालते कॉलेज के दिनों में पहुंच गई। 1 से 12वीं तक वह एक ही स्कूल में पढ़ी थी। जब वह 11वीं में आई, एक नया लड़का उसके क्लास में आया। बहुत ही हैंडसम, जैसे फिल्म का हीरो देख लो। पहले ही दिन से लगभग सभी लड़कियां उसकी दीवानी हो गई थी। उनमें रचना भी थी। वह जितना खूबसूरत था, उतना ही प्यारा उसका नाम भी था, ऋषभ, जो सुनते ही मन को भा जाए। सभी लड़कियां अपने मन की बात एक दूसरे से करती, पर रचना ने अपने मन की बात अपने मन में ही दफन कर ली थी। उसके घर के सभी लोग रूढ़िवादी और सख्त थे। अगर उसने कभी भूल से किसी लड़के की नोटबुक ली हो या किसी लड़के को अपनी नोटबुक दी हो और घर वालों को इसका पता चल गया हो, तो उस दिन घर में बवाल हुआ ही था। इसलिए रचना लड़कों से बातचीत की कौन कहे, उनकी ओर देखती तक नहीं थी। ऋषभ ने कुछ ही दिनों में रचना को छोड़कर सभी लड़कियों को फ्रेंड बना लिया था, पर वह हमेशा रचना की ही ओर ताका करता था। कितनी सौम्य लड़की थी, टैलेंटेड भी उतनी ही, कम बोलने वाली। पर क्लास में वह जब कभी किसी सवाल का जवाब देते, मन करता उसकी मीठी आवाज़ सुनते ही रहे। ऋषभ सोचता कि काश एक बार वह उससे बात करे, तो वह उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाए। पर रचना ने कभी भी उससे बात नहीं की। वह स्कूल पहुंचकर जब तक रचना को देख नहीं लेता था, उसे चैन नहीं आता। रचना के मन में भी यही हालत थी, पर वह किसी से अपने मन की बात कह नहीं सकती थी। स्कूल का एनुअल फंक्शन था। कार्यक्रम की एंकरिंग लड़कियों की ओर से रचना तो लड़कों की ओर से ऋषभ कर रहा था। सबसे पहले मेहमानों का स्वागत हुआ। रचना की सुरीली आवाज़, साथ ही माइक में बोलने का गजब का कॉन्फिडेंस। उसका एक एक वाक्य शायरी की तरह लगता था, जिस पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती थी। बोलते बोलते रचना और ऋषभ की आंखें मिल जाती। बिना कुछ बोले ही न जाने कितनी बातें हो जाती। अंदर के भाव आंखों में जैसे तैरते दिखाई देते। अब एनुअल फंक्शन का मेन इवेंट इस साल का बेस्ट स्टूडेंट घोषित करना था। जब टीचर ने माइक हाथ में लिया, तो वह नाम सुनने के लिए सभी के कान राह देखने लगे। तभी नाम की घोषणा हुई। इस साल के बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड रचना मेहता के हिस्से में जाता है। रचना तो खुशी से उछल ही पड़ी थी। उससे अधिक खुशी ऋषभ के चेहरे पर झलक रही थी। रचना ने मम्मी पापा के साथ जाकर ट्रॉफी ले ली। वह दिन उसके लिए बहुत ही यादगार था। वह स्टेज से उतरकर अपनी जगह पहुंची तो खुशी में ऋषभ ने उसे हाथ मिलाते हुए उसे शुभकामनाएं दी। यह दृश्य रचना के पापा की नज़र के कैमरे में कैद हो गया। यह देखकर वह सहम उठे, पर वहाँ वह कुछ कह नहीं सके और चुपचाप अपनी जगह पर जाकर बैठे रहे। पहली बार हुआ स्पर्श रचना के दिल को छू गया। मन में लड्डू फूटने लगे। ऐसा ही अनुभव ऋषभ को भी हुआ। एनुअल फंक्शन का कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह पूरा हुआ, पर दोनों के दिलों में प्यार जाग उठा। रचना ने प्यार को पंख नहीं फूटने दिए। उसने अपने इस प्यार को हृदय के एक कोने में छुपा दिया। ऋषभ ने 2-3 बार उससे बात करने की कोशिश की, पर वह बात नहीं कर सका। परीक्षा नज़दीक थी, इसलिए वह पढ़ाई में व्यस्त हो गया था। परीक्षा पूरी होते ही अचानक रचना की सगाई और फिर जल्दी ही शादी कर दी गई। रचना से प्यार करने की बात ऋषभ ने अमिता से बताई और उसे देने के लिए एक चिट्ठी भी दी। अमिता जिस दिन रचना को चिट्ठी देने पहुंची, उसी दिन उसका ब्याह था और बारात आ चुकी थी।
अमिता सीधा रचना के कमरे में पहुंची और दरवाज़ा बंद करके बोली, रचना, तुमने अपने विवाह की बात बताने की कौन कहे, निमंत्रण तक नहीं दिया। आंखों में आंसू लाकर रचना बोली, क्या करूं यार, मेरे पापा के स्वभाव के बारे में तो तुम्हें पता ही है। मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। मुझे भी पता नहीं कि मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों की जा रही है। इतना कहकर रचना अमिता के गले लगकर रोने लगी। रचना, मैं तुम्हारी खास सहेली हूँ। अपने दिल पर हाथ रख सच सच बताना कि तुम ऋषभ से प्यार करती हो। हाँ, करती थी। जिस दिन से देखा था उसी दिन से उसे चाहने लगी थी। पर आज मैं उसे किए प्यार को अपने दिल में दफन कर रही हूँ। मेरे घर में प्यार शब्द का उच्चारण भी अपराध है। अब मेरे पापा के हाथ से जो लिखा जाए वही मेरा जीवन है। ऋषभ ने यह चिट्ठी भेजी है। क्या लिखा है मुझे पता नहीं, तुम पढ़ लेना। ऋषभ की चिट्ठी भेजने का मतलब है वह भी मुझे पसंद करता था। हाँ रचना, पूरे क्लास की लड़कियां उसके पीछे पागल थीं, पर वह तो तुम्हारे नाम का दीवाना था। पर अब क्या, सच है वो मेरे नसीब में ही नहीं लिखा था। मेरा नसीब तो मुझे कहीं और ले जाना चाहता है। अब यह चिट्ठी लेकर क्या करूँगी, केवल अपना जी जलाऊंगी। ऐसा करना, तुम यह चिट्ठी उसे लौटा देना और उसे कह देना कि रचना अब किसी और की अमानत है। अरे एक बार तुम देख तो लो क्या कहना चाहता है तुमसे। अमिता ने जिद की तो रचना ने चिट्ठी ले ली। वह खोलने जा रही थी कि दरवाज़ा खटका, तो उसने वह चिट्ठी चूड़ियों के डिब्बे में नीचे दबा दी। रचना की बारात आ गई थी। उसका विवाह धूमधाम से हो गया। अपने विवाह की वेदी में उसने अपने प्यार को बलिदान कर दिया था और रोहन के साथ विवाह के 7 वचनों में बंध गई थी। रोहन भी रचना को बहुत प्यार करता था। विवाह के 2 सालों बाद एक सुंदर बेटी ऋषिता पैदा हुई। उसके ससुर रोहन को 5 साल का छोड़ स्वर्ग सिधार गए थे और रोहन की भी दुर्घटना में 3 साल की बेटी को छोड़कर मौत हो गई थी। रचना को उसकी सास बेटी की तरह संभाल रही थी। रोहन की मौत के बाद उसके बीमा और इकट्ठा की गई रकम को मिलाकर करीब 20 लाख रुपए मिले थे। इससे क्या होता, रचना कपड़े बहुत अच्छा सिल लेती थी, इसलिए उसने ब्लाउज और ड्रेस की सिलाई का काम शुरू किया, जिसकी कमाई से घर का खर्च चलने लगा। उसके हाथ में चुभ गई तो उसका ध्यान टूटा। सिलाई का सामान समेट कर उस सास के कमरे में गई। उसने सास से कहा, मम्मी जी, कल हमारे कॉलेज में हमारे साथ पढ़ने वाले पुराने विद्यार्थी इकट्ठा होंगे। आप कहें तो मैं भी चली जाऊं? मैं खाना बनाकर घर के सारे काम करके जाऊंगी। ऋषिता को आपको 2 घंटे संभालना होगा। अरे चली जाना बेटा, ऐसे मौके जीवन में बार बार नहीं आते। अब ऋषिता मेरा ख्याल रखती है। हम दोनों साथ मिलकर खेलेंगे। तुम हम दोनों की जरा भी चिंता मत करो, तुम हो आओ। बेटा, 2 सालों से तुम्हारे चेहरे से हंसी गायब हो गई है। वहाँ जाकर तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं बाहर बरामदे में चल रही हूँ। रचना ने अमिता को फ़ोन करके कितने बजे का समय है पूछ लिया। अगले दिन कॉलेज का कैंपस मानो रंग बिरंगी झालरों से भरा था। वहाँ आए सभी अमिता को छोड़ के चेहरे पर उम्र का असर दिखाई नहीं दे रहा था। सभी सालों बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। अमिता कॉलेज के गेट पर खड़ी रुचिता की राह देख रही थी। थोड़ी देर में रचना रिक्शा से ऑफ वाइट साड़ी पहनकर उतरी। उसे देखते ही अमिता ने दौड़कर उसे सीने से लगा लिया। 8 साल बाद दोनों मिल रही थीं। उनकी आंखें बरस पड़ी थी। बातें करते हुए दोनों हॉल की ओर बढ़ी। पुराने दोस्त मिल रहे थे। सभी एक दूसरे से सुख दुख की बातें कर रहे थे। दोनों एक जगह किनारे की कुर्सियों पर बैठ गईं। तभी अनाउंसमेंट हुआ कि रचना जहाँ भी हो वहाँ से एंकरिंग करने के लिए स्टेज पर आ जाए। रचना ने कहा, अमिता मना कर दे, मैं एंकरिंग नहीं कर पाऊंगी। अरे तुम जाओ तो सही, अपने अंदर का टैलेंट कभी मरने नहीं देना चाहिए। तुम एक बार फिर उसे जीवंत करके दिखा दो। रचना उठकर स्टेज की ओर बढ़ी थी कि तभी ऋषभ के नाम का अनाउंसमेंट हुआ। रचना का दिल धड़क उठा। इतने सालों बाद कैसा लगता होगा वह। उसने अपना स्थान ले लिया, पर ऋषभ अभी आया नहीं था। उसने प्रोग्राम की शुरुआत की थी कि हॉल में एक सुंदर नवयुवक का प्रवेश हुआ। सभी लड़कियां जो अब महिला बन चुकी थी, सभी की नज़रें उसी पर जा टिकी। जल्दी से जाकर उसने अपना स्थान संभाल लिया। रचना और ऋषभ की आंखें मिली, पर रचना ने आंखें झुका ली। प्रोग्राम की शुरुआत हो गई।
रचना की मधुर आवाज़ में अभी भी वही खनक थी। जिन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया था, उन आयोजकों को फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। उसके बाद आयोजन के अनुसार प्रोग्राम आगे बढ़ा। सभी के चेहरे पर खुशी समा नहीं रही थी। इनमें से तमाम तो कपल थे। अब पार्टी की शुरुआत हो गई। रचना और अनीता अन्य सहेलियों के साथ बातों में लग गई। ऋषभ भी वहीं आकर खड़ा हो गया। मेरी चिट्ठी का जवाब तो तुमने दिया नहीं, क्या आज एक दोस्त बनकर बात भी नहीं करोगी? रचना का दिल जोर से धड़क उठा। वो चिट्ठी तो उसने चूड़ियों के डिब्बे में रख दी थी, वो वहीं रह गई थी। इतने साल बीत गए, वो डिब्बा तो पापा के घर ही था, शायद अब वो वहाँ भी नहीं होगा। उसे एसी में भी पसीना आ गया। ऋषभ ने रुमाल देते हुए कहा, लो पसीना पोंछ लो, मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा। चलो उधर उस टेबल पर बैठते हैं। वे एक जगह बैठ गए। ऋषभ ने कहा, रचना, तुम्हारे जीवन के बारे में अमिता ने मुझे सब बता दिया है। तुम मेरे जीवन के बारे में नहीं जानना चाहोगी? जानना तो बहुत कुछ था, पर किस्मत का खेल तो देखो, कहाँ से कहाँ ले जाता है। तुम्हारा सुखी संसार होगा, शायद एक दो बच्चे भी होंगे। तुम हैंडसम हो, इसलिए तुम्हारी पत्नी भी सुंदर होगी। मेरा एक बेटा है रचित, पर उसकी माँ इस दुनिया में नहीं हुई। ये कहते हुए ऋषभ की आंखें भर आई। जिंदगी भी रेल की पटरी जैसी है, कभी कहाँ सीधी चलती है। जिंदगी भी कितने मोड़ लेती है, तब पूरी होती है। रचना ने कहा, सच बात कही, इस जिंदगी के मोड़ अंत तक समझ में नहीं आते। ऋषभ ने कहा। पहली बार रचना ने ऋषभ से इतनी बात की थी। वो मन ही मन खुश था। रचना भी खुश थी। दिल की बात कहने वाला उसे एक दोस्त मिल गया था। दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर लिए और सभी अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए। अगले दिन रचना के भाई भाभी उसके घर आए। रचना उन्हें देखकर खुश हो गई। उसकी भाभी के हाथ में एक चिट्ठी थी। उसने वह चिट्ठी रचना को दी तो उसने उसे धड़कते दिल से खोला। उसकी स्याही फीकी पड़ गई थी। रचना ने उसे पढ़ा। रचना, तुम्हें देखते ही पहली नज़र में मुझे प्यार हो गया है, परंतु अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो मैं उस प्यार को अपने दिल में ही रखूँगा, क्योंकि मैं जिसे प्यार करता हूँ उसे हमेशा के लिए खुश देखना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मेरा प्यार स्वीकार हो तो मैं तुम्हें पूरे जीवन अपनी पलकों पर बैठा कर रखूँगा। तुम एक बार मुझसे मिलने ज़रूर आना, नहीं तो तुम्हारा प्यार मेरे दिल में कैद रहेगा। रचना की आंखों में आंसू थे। उसकी भाभी ने कहा, इस चिट्ठी की स्याही जरूर फीकी पड़ गई है, पर ऋषभ के दिल में अभी वह प्यार धड़क रहा है। देखो ना, इसीलिए तुम दोनों ने अपने बच्चों के नाम एक दूसरे के नाम पर रखे हैं। देखो रचना, कुदरत ने तुम दोनों को एक जैसा दुख दिया है, पर तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर जी सकते हो। ऋषिता और रचित को माता पिता का प्यार मिलेगा। अभी तुम्हारी उम्र 32 साल है। अभी तुम्हें जीवन साथी की ज़रूरत है। अगर जीवन साथी के रूप में पुराना प्रेमी मिल रहा हो तो इसमें गलत क्या है? रोहन के भी तो अंतिम शब्द यही थे कि जो मेरी ऋषिता को प्यार करे, इस तरह का जीवन साथी खोज लेना। अपने लिए नहीं तो ऋषिता के लिए ही विवाह कर लो। रोहन की याद तो तुम्हारे साथ हमेशा ही रहेगी। रचना की सास ने कहा, बेटा, मेरी भी यही इच्छा है। मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है बेटा। मैं तो पतझड़ के पत्ते की तरह हूँ। तुम ऋषभ को अपने जीवन में जगह दे दो। थोड़ा सोचकर रचना बोली, ऋषभ को यह बात स्वीकार है, पर मेरी एक शर्त है। उसे मेरे साथ मेरी मम्मी को भी स्वीकारना पड़ेगा। इस समय तो मैं ही उनकी बेटी और बेटा हूँ। उनकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी ही है। अगर उन्हें स्वीकार हो तो मैं तैयार हूँ। अगले दिन सवेरे ही ऋषभ और अमिता सगाई की चुनरी लेकर आ गए। साथ में रचित को भी ले आए थे। ऋषभ रचना की सास के पैर छूते हुए बोला, आज से आप मेरी माँ हैं। मैं आपको कभी दुखी नहीं होने दूंगा। रचना की सास की आंखों में छलक आई। ऋषभ उन्हें रोहन का चेहरा दिखाई दे रहा था। उन्होंने ऋषभ के सिर पर हाथ फेरा तो उसने उनकी गोद में सिर रख दिया। बहुत दिनों बाद माँ का प्यार मिला था। ऋषभ और रचना पुराने प्रेमी से एक दूसरे के जीवन साथी बन गए।